पर नजर डालते हैं कि बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, वो आपको बताना है। तो सिंपल सा आंसर है भैया आपका कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, आपका लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि आपकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आपके किसने दी थी, आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने दी थी। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग आपके कहां के रहने वाले, आपके अमेरिका के रहने वाले लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने दिया आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। बेसिकली आपकी नैतिकता क्या होती है, नैतिकता का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपना सही और गलत का डिसीजन ले पाए, ठीक है, यानी और सही गलत में अपना अंतर कर पाए, उसी को अपना मोरलिटी यानी नैतिकता कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका नैतिकता का मीनिंग होता है। ठीक, जब आदमी के अंदर ये चीज आ जाए कि हाँ भाई ये चीज सही है, तो यह आपका नैतिकता का मतलब होता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो किसी ने कह दिया अरे क्यों पढ़ रहा है, इसको तो पेपर लीक करा देंगे और उससे अपना पेपर पास हो जाएगा, बट आप कहो कि नहीं भाई हम तो तैयारी करेंगे, सचिन सर की क्लास लेंगे और अच्छे तरीके से फिर अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तो ये आपके अंदर मोरलिटी है, आपके अंदर नैतिकता है कि आपने सही का साथ लिया, तो ये आपकी नैतिकता इस बात को कहती है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। उसके अलावा जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है, जो आपके नैतिक विकास का सिद्धांत है, यह आपका यहां पर मैं लिख देता हूं, यह आपका सार्वभौमिक सिद्धांत के रूल को फॉलो करता है। किसके, सार्वभौमिक सिद्धांत के रूल को फॉलो करता है। ठीक, सार्वभौमिक सिद्धांत के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, यानी यूनिवर्सल होता है आपका। अब वो कैसे होता है देखिए, उसके ऊपर नजर डालिए। प्याजे कह रहा हूं, आपके कोलबर्ग कहते हैं इसके अंदर कि इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर जो जो लेवल बताए या उनके अंदर जो जो आपकी स्टेज बताए जिनके ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि इनके अंदर बच्चा जो होता है ना, पर्टिकुलर हर बच्चा, चाहे आप लोग हुए, मैं हुआ, या जितनी भी हमारी जनरेशन है, चाहे गुजर गई हो, चाहे आने वाली हो, चाहे चल रही हो, हर कोई इन लेवल से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी इस सिद्धांत के अंदर इसलिए इन्होंने इसको सार्वभौमिक नाम दिया, यूनिवर्सल नाम दिया, कि हर कोई इन लेवल से होकर जरूर गुजरता है। क्या होता है, हर कोई इन लेवल से होकर, इन स्टेज से होकर जरूर गुजरता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि सार्वभौमिक होता है। ठीक है, गुजरता है, मैंने इसको गुजरात लिख दिया, गुजरता है। ठीक है, इसको गुजरता कर लेना। ठीक है, गुजरता है। उसके अलावा जब हर कोई बच्चा या हर कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, XYZ, जब इन लेवल से होकर गुजरता है, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है जो अभी आप लोग पढ़ोगे, या जो ये पर्टिकुलर स्टेज है, इनके अंदर चेंज नहीं आता अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, यानी इनके अंदर आपका चेंज नहीं आता, यानी कि आपका ये सीक्वेंस में परिवर्तन नहीं आता। ये बात कही आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने। मान लीजिए अगर कोई बच्चा पहले लेवल के अंदर आता है, तो हर कोई बच्चा सेम वही चीजें करेगा जो दूसरा बच्चा करता है। मान लीजिए लेवल 1 के अंदर है, और लेवल 1 के अंदर जैसे मान लीजिए प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर है, तो मैं भी वही करूंगा, आप लोगों ने भी वही क्या होगा, दूसरे बच्चे भी वही करेंगे। तो उसी तरीके से फिर दूसरे लेवल के अंदर आएगा, फिर तीसरे लेवल के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से वो पर्टिकुलर जो अपना लेवल बाय लेवल चीजें करता जाता है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। उसी तरीके से मोरलिटी करता है, नैतिकता दिखाता है, जैसे बाकी दूसरे बच्चे दिखाते हैं। यह कहा था आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने इस सिद्धांत के अंदर, इस वाली बात को बताई थी। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। हालांकि सिद्धांत के अंदर कुछ आलोचनाएं भी हुई थी, कुछ आलोचनाएं भी आपको देखने को मिलेगी आज की वीडियो के अंदर, और बेसिकली आलोचनाएं खासकर पूछी जाती है आपके पेपर सेकंड के अंदर। पेपर 1 के अंदर शायद ही कोई देखने को मिलती है, पेपर सेकंड के अंदर आपकी ज्यादा आलोचनाएं पूछी जाती है। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए इस सिद्धांत से संबंधित कुछ बेसिक बातें, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों यानी जो अडल्ट होते हैं उनसे संबंधित किस विषय की जांच की थी। किस विषय की जांच की थी? प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, इमोशंस पर प्रभाव, जी नहीं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी भी नहीं की थी। नैतिक तर्क का विकास, बिल्कुल सही बात है। मोरल रीजनिंग की इन्होंने बात की थी। दो चीजों की इन्होंने बात करी थी। देखिए, जब बात हो रही थी नैतिकता की यानी मोरलिटी की बात हो रही थी, जब आदमी अपना सही और गलत में से, जब आदमी सही और गलत के अंदर अपना कंफ्यूज होता है, जब उसको ये लगता है कि यार मुझको सही का साथ देना चाहिए या गलत का साथ देना चाहिए, ठीक है, और जब उसमें से एक चीज का वो साथ देता है या एक चीज को साथ सही के साथ जाता है, तो ये समझ लीजिए वो नैतिकता को दिखा रहा है। बट जब आदमी दो चीजों के अंदर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि आपको बनना है टीचर,
ठीक है, लेकिन आपके घर वाले चाहते हैं कि छोड़, वैकेंसी तो निकल नहीं रही इसके अंदर, क्या सीटेट का एग्जाम कब तक देगा, ठीक है, तो चल अपना कुछ दुकान खोल ले या अपना कुछ और काम कर ले, प्राइवेट जॉब कर ले। तो आपके घर वाले कुछ और आपको कराना चाहते हैं, बट आपको करनी है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो आप एक दुविधा के अंदर फंस जाते हो। बेसिकली क्या होता है, आप लोग एक दुविधा के अंदर फंस जाते हो, और यही दुविधा बेसिकली क्या होती है, यही दुविधा आपकी होती है नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डिलेमा इसको कहा जाता है। यानी जब आप लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते कि यार मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब आप देखते हो यार घर की हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है, वरना मेरा घर कैसे चलेगा, ठीक है, घर के अंदर मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, वो कैसे चलेगी। बट दूसरी तरफ आप ये देखते हो यार अगर मैंने अभी से प्राइवेट जॉब कर ली तो मेरा करियर तो बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी भर प्राइवेट जॉब करूंगा, कैसे अपने सपने को पूरे कर पाऊंगा, कैसे अपनी जिंदगी जी पाऊंगा अच्छे तरीके से। तो मुझको तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, चाहे थोड़ा सा और टाइम लग पाए। तो आप एक दुविधा के अंदर फंस गए, मोरल डिलेमा आप लोग आपके माइंड के अंदर यहां पर एक आ गया, ठीक है। तो यानी सही और गलत में से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझको क्या करना चाहिए यहां पर। तो उसके बाद यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, आपके माइंड के अंदर एक प्रोसेस उस टाइम पर चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, एक चिंतन प्रक्रिया आपके माइंड के अंदर शुरू हो जाती है, और वो हो जाती है आपकी नैतिक तर्कना। क्या हो जाती है, नैतिक तर्कना। यानी जब आप लोग ये प्रोसेस करना शुरू कर जाते हो, यानी जो आपके माइंड के अंदर ये एक डिसीजन लेने की प्रक्रिया ये शुरू हो जाती है कि यार मुझको गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी शुरू कर दूं, या अपनी फैमिली के कहने के अकॉर्डिंग मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लूं, या किसी दुकान पर अपना बैठ जाऊं। तो इसको कहा जाता है नैतिक तर्कना, यानी कि मोरल रीजनिंग। फिर मान लीजिए आप कोई डिसीजन ले ले, तो कोई मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की कि बस पापा एक चांस और दे दो, 1 साल तक और तैयारी करूंगा, फिर उसके बाद जो कहोगे वो कर लूंगा, ठीक है। तो कोई इस तरीके से कन्विंस कर लेता है, या कोई अपना उनकी बात मानकर XYZ कुछ भी कर लेता है। तो जब इनमें से कोई एक डिसीजन को ले लिया जाता है, ये प्रक्रिया चलते हुए, तो आपका नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नैतिक तर्कना यानी नैतिक तर्क के विकास की बात कौन करते हैं, आपके लॉरेंस कोलबर्ग की, ठीक है। तो बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी इन्होंने, आपके नैतिक तर्कना यानी नैतिक तर्क के विकास की बात की थी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए इस बात को। इसके लिए बेसिकली इन्होंने आपकी एक स्टोरी भी बताई थी जो आपकी क्वेश्चन के रूप में आने वाली है, जिसको आप लोगों को बड़े फेमस भी हो, हिंज की स्टोरी। हालांकि बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, बट आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। सीटेट के अंदर बेसिकली दिक्कत यही है, ना तो हम लोग ज्यादा पढ़ा सकते हैं, ना ही आप लोगों को ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि लिमिटेड सा सिलेबस है, बार बार चीजें वही आपके एग्जाम में आनी है, उससे बाहर कभी पेपर नहीं आता, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर नजर डालिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। सर मेरे साथ हो रहा है, सभी के साथ होता है भाई लगभग सभी के साथ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, ये रहा। घर वालों को मना लिया करो, कन्विंस कर लिया करो, यही तरीका है, ठीक। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर जो होते हैं, यानी जो लेवल होते हैं, उसका सही क्रम क्या है। अब देखिए नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया लॉरेंस कोलबर्ग ने, तो इस सिद्धांत के लिए इन्होंने अपने बताए थे 3 लेवल बताए थे। कितने बताए थे, 3 लेवल बताए थे, और इन 3 लेवल के अंदर 2-2 स्टेज बताई थी। तो कितनी स्टेज हो गई, टोटल स्टेज हो गई आपकी 6 स्टेज हो गई, ठीक है। ध्यान रखना 3 लेवल बताए थे और हर किसी की 2-2 स्टेज थी, तो टोटल स्टेज हो गई आपकी 6 स्टेज हो गई। तो यहां पर पूछे आपके लेवल पूछे, तो लेवल का सही क्रम क्या होगा, तो आपको सही क्रम यानी सही सीक्वेंस बताना है। 3 लेवल के अंदर पहला लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। कौन सा, प्री कन्वेंशनल लेवल। अगर मैं आपके यहां पर एज ग्रुप की बात करूं कि बच्चा लगभग कितनी साल का बच्चा होगा, एग्जैक्टली तो डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं कि लगभग में कितनी लमसम में आयु मान सकते हैं बच्चे की। तो आप लोग कह सकते हो कि प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर हम बच्चे की एज मान सकते हैं 4 साल से लेकर 10 साल तक की। आप कहोगे उससे पहले की क्यों नहीं मानी, जन्म के बाद क्यों नहीं मानी। जन्म के बाद बच्चे के अंदर कहां नैतिकता की पाई जाती है। छोटा सा बच्चा किसी के ऊपर सूसू कर देता है, छोटा बच्चा किसी के मुंह पे एकदम झपाट मार देगा, तो आप बच्चे के अंदर नैतिकता पाई जाती है क्या, नहीं पाई जाती नैतिकता, ठीक है। आज की डेट के अंदर कोई खड़ा होकर दीवार पे सूसू करता तो लिखा नहीं रहता बुरी नजर वाले या सूसू मत करो या ये मत करो। छोटे बच्चे को थोड़ी कहता है, छोटा बच्चा कर देगा, अरे ये इसने सूसू कर दिया, ठीक है तो प्री कन्वेंशनल आपकी हो जाती है लगभग 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा होता है। बेसिकली इसके अंदर भी जो नैतिकता होती है वो बच्चे के अंदर नहीं पाई जाती, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी होती है आपकी कन्वेंशनल होती है। इसके अंदर जो नैतिकता होती है वो बच्चा दिखाता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग यानी समाज के अकॉर्डिंग। जो बात समाज ने कह दी, समाज के अंदर बच्चे की फैमिली आ जाती है, स्कूल आ जाती है, आसपास का एनवायरमेंट आ जाता है।
जो बात समाज कह देता है, समाज कहता है नहीं ये बात गलत है, तो बात गलत मान ली। समाज ने कह दी ये बात सही है, तो बात बच्चे ने सही मान ली। उसको और किसी बात से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा जो नैतिकता दिखाएगा वो दिखाएगा समाज के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी बुद्धि का यूज नहीं करेगा यहाँ पर बच्चा, ठीक। तो आपका सेकंड लेवल आ जाएगा, कन्वेंशनल लेवल आ जाएगा। ये एज को आप लोग मान सकते हो लगभग 10 साल से लेके 13 साल तक इसको मान सकते हो। उसके बाद तीसरा लेवल आ जाता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आ जाता है, जो आपका लगभग बच्चा 13 साल से प्लस का आ जाता है। इसमें बच्चा समाज की नहीं मानेगा, ठीक है, इसमें बच्चा समाज की नहीं सुनेगा। इसमें बच्चों को जो खुद ठीक लगेगा वो अपने दिल की मानता है, अपने मन की मानता है। समाज कहेगा कि बेटा इस काम को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। समाज कहता है कि बेटा ये काम गलत है, अच्छा पहले मैं देखूंगा गलत है भी या नहीं है। अगर बच्चे को लगता है हाँ ठीक है गलत है, हो सकता है। अगर बच्चे को लगता है नहीं गलत नहीं है, ये तो काम तो ठीक है, मैं तो ऐसे करूंगा, तो विद्रोही सबसे ज्यादा इस स्टेज के अंदर हो जाता है यहाँ पर बच्चा, ठीक है। तो तभी तो कहते हैं ना एडोलसेंस के अंदर जो बच्चा होता है ना, वो सबसे ज्यादा विद्रोही जो भावना पाई जाती है इसी स्टेज के अंदर पाई जाती है आपकी, ठीक। तो इस प्रकार से ये 3 लेवल आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने दिए थे, ठीक। तो जो आपका सीक्वेंस है, तो यार सीक्वेंस तो इसने सही लगाया है, मैं तो पहला ऑप्शन ही बता रहा था, पहले ही सही बता दिया कि पहला होता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसके अंदर बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती इतनी। दूसरा हो जाता है आपका कन्वेंशनल लेवल, जिसमें नैतिकता बच्चे के जो दिखाता है वो समाज के अकॉर्डिंग दिखाता है। और तीसरा लेवल हो जाता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें बच्चा समाज के अकॉर्डिंग नैतिकता नहीं दिखाता, जो उसको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा डिसीजन लेता है, ठीक है। आप लोग किसके अकॉर्डिंग ले रहे हो, अब तो आप लोगों की पोस्ट कन्वेंशनल भी निकल गई। अब भी आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेते हो, समाज के अकॉर्डिंग लेते हो। अब जैसे मान लीजिए शादियों का सीजन चलने वाला है, ठीक है, और शादियों के सीजन के अंदर मान लीजिए लड़की वाले देखना है लड़के वालों को, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे तो लड़के की इतनी डिमांड आ रही है शादी के लिए, ठीक। तो आप लोग वहां कैसे बैठ जाते हो, बिल्कुल आराम से बैठ जाते हो, हाँ भाई इतनी तो डिमांड है, 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, ठीक है। अगर आप में वाकई में इंसानियत है, या आप लोगों को लगता है कि वाकई में हमारी कोई हैसियत है या कुछ है, हमारे अंदर कुछ क्वालिटी है, तो तुरंत मीटिंग में बोल दो कि भाई पापा मम्मी मेरा यहाँ पर सौदा मत करो, ठीक है, तो मेरा इस तरीके से व्यापार मत करो कि मुझे बेच रहे हो यहाँ बीच उसमें, मैं दहेज नहीं लूंगा बिल्कुल भी। अगर कोई अपनी लड़की को मेरे पास भेज रहा है तो बस इतना ही काफी है यहाँ पर। बट आप क्या काम करते हो, कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे पूरी की बात नहीं है, हर कोई लड़का नहीं करता, कोई बात नहीं, ठीक है। आज ने तो गाड़ी भी आ रही है, कैसा आ रहा है, बंगला आ रहा है, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। कुछ लड़कों के साथ भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो दोनों ही पक्षों को इस तरीके से करना चाहिए और ये स्टेप उठाना चाहिए ताकि ये डोरी सिस्टम होती है, दहेज प्रथा होती है, उसको खत्म किया जा सके और बीच में जो बिचौलिए होते हैं इनको, इनकी मानसिकता को खत्म किया जा सके, ठीक है। आप लोग नहीं करोगे तो भाई और कौन करेगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सामने स्क्रीन पर आ गया। ये देखो भाई पता नहीं किस शिफ्ट के अंदर आया, ठीक, बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिस शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरण का क्रम प्रतिपादित किया, यानी कि कितनी स्टेज बताई थी, कितनी स्टेज बताई थी भाई, 6 स्टेज बताई थी। तो पता नहीं किस शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है भाई, सीधा इतना स्टेज पूछ ली कि कितनी स्टेज थी, तो 6 स्टेज थी। आंसर नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन तो आपकी पता नहीं कोई किसी किसी शिफ्ट के अंदर बिल्कुल सिंपल पूछ लिया उन लोगों ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, इसके ऊपर डालिए नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से मानदंड कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण के अंदर मिलते हैं, उसके ऊपर एक बार नजर डालते कि कौन कौन से मानदंड देखने को मिलते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। पहला समग्र संरचना, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, चाहे बच्चा जब इन लेवल से होकर गुजरता है या इन लेवल से जब गुजरता है तो किस प्रकार से उसका जो नैतिकता उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, हर प्रकार के बच्चे के अंदर पाई जाती है। जैसे मैंने कहा सार्वभौमिक सिद्धांत देखने को मिलता है, यानी हर बच्चा इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ठीक है, तो हर प्रकार से जो बच्चे का नैतिकता होती है वो इसके अंदर बच्चे के अंदर पाई जाती है। तो समग्र रूप से संरचना पाई जाती है, पहला, ठीक है। गुणात्मक अंतर पाया जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट लेवल के अंदर है यानी प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर है, तो किसी बच्चे के अंदर जो रहेगी नैतिकता जो रहेगी वो पर्टिकुलर दूसरे बच्चों से थोड़ी ना थोड़ी अंतर उसके अंदर देखने को मिलेगा, किसी के अंदर ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, कोई ज्यादा प्रदर्शित करेगा, कोई कम प्रदर्शित रहेगा, तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक देखने को मिलेगा। अपरिवर्तनीय अनुक्रम रहेगा, यानी जो सीक्वेंस रहता है, मैंने क्या बताया, सीक्वेंस चेंज नहीं रहता। कोलबर्ग कहते हैं कि भाई जो मैंने लेवल बताया, जो मैंने स्टेज बताई है ना,
वो चेंज नहीं हो सकती, वो ऐसे ही गुजरेगा प्रत्येक बच्चा। यानी मैं और आप भी जो इन स्टेज से हम लोग गुजरे हैं, ये जो पर्टिकुलर लेवल कोलबर्ग ने बताया ना, ये ऐसे ही हर कोई गुजरेगा कि प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर ऐसे रहेगा, कन्वेंशनल के अंदर ये वाली हरकत करेगा, और पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर ये वाली हरकत करेगा बच्चा, और इस प्रकार से फिर उसके अंदर नैतिकता पाई जाएगी। ठीक है, इनके अंदर चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कहा था लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो यानी इनके अंदर जो सीक्वेंस रहेगा इनवेरिएंट रहेगा, यानी उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, अपरिवर्तनीय वो रहेंगे। ठीक है, तो यानी ये भी आंसर ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएंगे, तीनों ही आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहा है भाई ऑप्शन में है क्या, एक एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो मनोवैज्ञानिक हुए सबने अपनी अपनी बात कही, फिर इनकी आलोचना हुई, फिर दूसरे ने कही, इस तरीके से प्रक्रियाएं चलती रही। जब आप लोग सीटेट के एग्जाम पास कर जाओगे तब इनको डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगी चीजें। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखो आलोचना की बात हो रही थी, तो देखिए इनकी धुर विरोधी आपको देखने को मिल गई, कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करी। ठीक, तो किन्होंने आलोचना करी, कैरोल गिलिगन ने। इन्होंने तर्क दिया कि कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है उसको नकारते हैं। अब देखिए बेसिकली जो लॉरेंस कोलबर्ग ने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के लिए हर कोई भाई अपना एक्सपेरिमेंट करता है, हर कोई प्रयोग करता है, तभी तो बेसिकली कोई सिद्धांत निकलता है। अब इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने बेसिकली जितने भी एक्सपेरिमेंट करे या जितने भी इन्होंने परिकल्पनाएं बनाई, जितनी भी स्टोरी बनाई, उसमें सबसे ज्यादा महत्व इन्होंने दिया पुरुषों को। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं इनकी आलोचना की, तो आलोचना के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया पुरुषों को, और फीमेल को यानी नारी को इन्होंने कम महत्व दिया। ठीक है, क्या महत्व दिया, नारी को कम महत्व दिया और पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया। क्या दिया, जो मेल होते हैं मेल को ज्यादा महत्व दिया और फीमेल को कम महत्व दिया। अब एक बात बताइए, अगर हमें किसी के अंदर नैतिकता देखनी है तो नैतिकता मेल के अंदर अलग पाई जाएगी, फीमेल के अंदर अलग पाई जाएगी। ऐसा कहा आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने। इन्होंने कहा कि जो फीमेल सोचती है, ठीक है, जो फीमेल सोचती है उसके सोचने का नजरिया अलग होता है। वो सोचती है केयर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, वो कैसे सोचती है, फीमेल सोचती है आपके केयर पर्सपेक्टिव से सोचती है। और जो पुरुष सोचता है आपका जस्टिस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पुरुष सोचता है आपका जस्टिस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यानी न्यायवादी दृष्टिकोण से सोचता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर के अंदर कोई चोर आ गया, तो चोर आने के बाद उस चोर को पकड़ लिया। अब वहां पर पुरुष क्या काम करेंगे, पुरुष कहेंगे बुलाओ भाई पुलिस वालों को, या काम करो उतारो इसकी टी शर्ट और बजाना चालू करो, लाओ भाई हमारा डंडा लेकर आओ, बैठाओ इसको साइड में और बढ़िया तरीके से हम इसको तोड़ेंगे। लेकिन घर की जो महिलाएं होंगी वो क्या कहेंगी, अरे क्यों मार रहे हो, रहने दो, छोड़े रहने दो। ठीक है, अरे बेचारा ये तो लड़का सही लग रहा है, रहने देते। ठीक है, क्यों बे फालतू में बेचारे को मार रहे हो। तो जो फीमेल होगी, फीमेल कुछ इस प्रकार से सोचेगी। ठीक है, तो आई होप यहां पर कुछ थोड़ी थोड़ी बातें देखने को मिल रही है ठीक ठाक। ठीक, तो इस प्रकार की बात कही आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने कही। ठीक है, अब यहां पर लॉरेंस कोलबर्ग ने जो ये वाली बात कही, तो बेसिकली इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे उसमें वहां पर फीमेल को तो कोई तरजीह नहीं दी। वहां पर जितनी तरजीह दी, जितने एक्सपेरिमेंट करे, वो या तो लड़कों को ज्यादा तरजीह दी या पुरुषों को ज्यादा तरजीह दी। लेकिन जब कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो नजरिया तो अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि ये नजरिया देखने को मिला, तो जिस पर महिलाओं का सोचने का तरीका कुछ और है, पुरुषों का सोचने का तरीका कुछ और है, या क्या पता दोनों किसी पॉइंट पर सेम सोच जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जब आप कोई एक्सपेरिमेंट निकाल रहे हो, कोई सिद्धांत दे रहे हो, जैसे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो सिद्धांत तभी तो ऑथेंटिक माना जाएगा जब आपके दोनों वर्ग किसी पर एक सहमति से या अलग अलग बात निकल कर आए। तो जो आपकी आलोचना हुई, उस आलोचना का मेन आधार यही था कि इन्होंने जो फीमेल होती है, नारी होती है, उनको कम माना, यानी कि जेंडर बाइस देखने को मिला। क्या देखने को मिला, जेंडर बाइस देखने को मिला इनके सिद्धांत के अंदर। ठीक है, ये वाली बात इन्होंने बताई कि नारी तो जो है केयर पर्सपेक्टिव से सोचती है और पुरुष जो होते हैं वो आपने सोचते हैं इसके जस्टिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अरे भाई जो पुरुष होते हैं वो भी सोच लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, छोड़ दे, रहने दे, जाने दे। ठीक है, आजकल फीमेल भी घर से डंडा लेकर आ जाती है, वो भी सर फोड़ देती है, बहुत खतरनाक होती है कोई फीमेल, ऐसा भी हो जाता है भाई उल्टा। ठीक है, उसके अलावा एक आलोचना इसके अंदर ये देखने को मिली, इन्होंने जो संस्कृति होती है ना, जो कल्चर होता है, इस संस्कृति को, इस कल्चर को, इसको भी महत्व नहीं दिया। अब एक बात बताइए मुझे आप लोग, मान लीजिए कोई बच्चा किसी कल्चर से ऐसे आ रहा है जहां पर उस बच्चे को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है,
बेचारों को खाना पीना अच्छी तरीके से वो नहीं मिल पा रहा। एक दिन के लिए भी अगर मान लीजिए उसको पैसे नहीं मिले तो बच्चा भूखा मर जाएगा। अब उस कंडीशन में उस बच्चों को एक दिन खाना नहीं मिला, तो उस कंडीशन में उसको मान लीजिए कहीं से पैसे मिल रहे हैं और उसने चोरी कर ली, और अगर चोरी नहीं करता तो बेचारा बच्चा भूखा मर जाता। तो उस कंडीशन में उसके अंदर वो नैतिकता, क्या मानते हो आप कि नैतिकता थी या नहीं थी? उसने तो अपना पेट भरने के लिए उसको पैसे को चुरा लिया ना। एक बच्चा आ रहा है अमीर घर से, अमीर घर से बच्चा जो पैसा आ रहा है उसने चोरी कर ली, तो उसको आप सही मानोगे कि यार अमीर होने के बावजूद तू चोरी कर रहा है। दूसरा बेचारा गरीब घर से बच्चा था, तो दोनों का कल्चर अलग अलग हो गया ना, एक अमीर घर से था एक गरीब घर से था। तो यहां पर इन्होंने कल्चर को महत्व नहीं दिया, कल्चर के डिफरेंस को इन्होंने महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो कल्चर के डिफरेंस को महत्व देना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस पृष्ठभूमि से आ रहा है, किस कल्चर से आ रहा है। तो पता नहीं हमारे इंडिया का कल्चर कैसा है या अमेरिका का कल्चर कैसा है। अब हमारे इंडिया के लोग किस प्रकार से सोचते हैं, अमेरिका के लोग किस प्रकार से सोचते हैं, अफ्रीका के लोग किस प्रकार से सोचते हैं। तो नैतिकता के बारे में लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। हमारे इंडिया के लोग जब किसी से मिलते हैं तो बेसिकली नमस्ते करके मिलते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर किसी से मिलते हैं नमस्ते करके मिलते हैं या अपना नॉर्मली दूर से अपना दुआ सलाम कर ली। लेकिन जब कोई बाहर का लोग आता है, फॉरेनर का लोग आता है, तो सीधे अपना ऐसे गाल को जाकर मिला के मिलते हैं। अब मान लीजिए अब इंडिया का कोई जाकर किसी को गाल ऐसे जाकर मिला के मिलेगा तो तड़ाक मुंह के ऊपर लगेगा कि मतलब क्या कर रहा है एकदम से जो है। ठीक है, तो यहां पर किसका फर्क आ गया, नैतिकता का आ गया। वो कहेगा तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अब उसको क्या पता भाई कि वो नैतिकता दिखा रहा है, मोरलिटी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कल्चर के डिफरेंस को इन्होंने महत्व नहीं दिया। तो एक आलोचना इनकी ये भी हुई संस्कृति वाली, जो कि आपके पेपर में ये भी पूछी जाती है। तो भाई वो अपने तरीके से मुंह को आगे बढ़ा रहे थे ताकि मिल सके, और हमारे इंडिया वाले मतलब नमस्ते करके इस तरीके से बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से इनकी आलोचना हुई थी, एक तो आपके जेंडर वाइज की वजह से और एक आपके संस्कृति यानी कल्चर वाइज की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, यहां पर पूछा है नारीवादी नैतिकता। नारीवादी नैतिकता का क्या हो जाएगा, केयर पर्सपेक्टिव से। क्या हो जाएगा, केयर पर्सपेक्टिव। देखभाल की नैतिकता, बिल्कुल सही बात है। केयर पर्सपेक्टिव यानी कि ये रहा आपका एन एथिक ऑफ केयर, यानी देखभाल की नैतिकता पाई जाती है नारीवादी नैतिकता के अंदर, जो इन्होंने तर्क दिया। अगर नारीवादी की जगह यहां हो जाता पुरुषों के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अगर हो जाता पुरुषों के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हो जाता आपका जस्टिस पर्सपेक्टिव। क्या हो जाता, फिर आपका हो जाता जस्टिस पर्सपेक्टिव हो जाता कि जो पुरुष होते हैं वो जस्टिस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग यहां पर सोचते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। ठीक, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए इन दोनों के बारे में? इंडिया में भी ऐसी कल्चर है, अच्छा ऐसे कल्चर है तो करो। एक कह रहा है इंडिया में भी ऐसी कल्चर है, एक काम करना, नमस्ते ऐसा हाथ मत फैलाना, ऐसे मत करना, ऐसे मुंह करना किसी से, और देखता सामने वाला मुंह करता है, मुंह को तोड़ता है। अगर इंडिया में भी ऐसा वाला कल्चर है, ठीक है, करना ऐसे मुंह आगे किसी को, एक बार यूं मुंह करा जाता है, फिर दूसरी बार यूं मुंह से मुंह मिलाया जाता है, और देखना कौन मिलाता है आपसे मुंह। मैं भी तो देखूं इंडिया में जहां पर आप रहते हो कौन ऐसे नमस्ते करता है आपको। ठीक है, वो भी मारेगा जिससे मिला रहे हो, उसके घर वाले भी तोड़ेंगे और आस पड़ोस वाले भी तोड़ेंगे। ठीक है, तो सारा का सारा तोड़ फोड़ ना हो जाए फिर मुझे बता देना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया, उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। पहला, परिकल्पित स्थितियां, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी। ठीक है, कैसी सिचुएशन दी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, जैसे हिंज की स्टोरी बना कर दे दी। ठीक है, हिंज की स्टोरी में कैसी दे दी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये स्टोरी मैंने आप लोगों को कई बार बना के दी हुई है। एक जैसे हिंज नाम का आदमी था, ठीक है, और उसकी एक वाइफ थी, वाइफ को एक बीमारी हो गई थी, बेसिकली कैंसर हो गया था, जिसकी एक दवाई एक आदमी के पास थी, उसने मना कर दी, मैं नहीं दूंगा भाई। हिंज ने कहा दे दे भाई, मेरी वाइफ मर जाएगी। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, इसके तो इतने पैसे लगेंगे, तो उसने वो दवाई नहीं दी उसको। ठीक है, तो हिंज ने जाके वो चोरी कर ली। अब कोलबर्ग ने बच्चों से पूछा कि उसने सही करा या गलत करा, तो इस प्रकार की हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी। तो यहाँ पर बच्चों ने कहा नहीं सही करा, नहीं गलत करा। तो हिंज ने कहा कि भाई ऐसी स्थिति में और क्या करना चाहिए। तो ऐसी कुछ प्रकार की हाइपोथेटिकल सिचुएशन देकर उसने बच्चों से चीजें निकलवाई। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि परिकल्पित स्थितियां बच्चों से पूछ पूछ कर उसने चीजें निकलवाई। ठीक है, आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। कोई पेन पेपर टेस्ट, ड्राइंग या रिपोर्ट कार्ड नहीं दी, फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सके, जिसमें बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं जिसके अपने आप को ऐसे दिखा सके कि उनका बच्चा तो सबसे बढ़िया बच्चा है, ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया बच्चा जो है उनका बच्चा है। टीचर के सामने ऐसे दिखाते हैं कि सबसे बढ़िया हम ही है सर, हमें मॉनिटर बनाओ, हम क्लास के अंदर सबसे बढ़िया मॉनिटर है, बच्चे है, ठीक है, ऐसा दिखाते हैं। भले पीछे कुछ भी हो लेकिन टीचर के सामने ऐसे दिखाएंगे हम है सर आपके सबसे बढ़िया चेले हम है। टीचर भी करता है हाँ तुम ही हो सबसे बढ़िया तुम हो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो नेचर दिखाता है, अपना अपना व्यवहार दिखाता है, बिहेवियर दिखाता है, वो कितने साल का बच्चा दिखाता है और किस लेवल के अंदर दिखाता है वो आपको बताना है। यानी कि अपने आप को अच्छा बनाने की जो प्रवृत्ति दिखाता है बच्चा, गुड बॉय या गुड गर्ल की जो प्रवृत्ति दिखाता है वो किसके अंदर दिखाता है। यार मैंने तो आंसर ही बता दिया, ठीक है। यानी गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जब बच्चा दूसरों के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को दिखाता है, समाज के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को दिखाता है, समाज के अकॉर्डिंग अपने अंदर नैतिकता लाता है कि यार नहीं समाज के अकॉर्डिंग मुझे अच्छा बनना है, समाज के अकॉर्डिंग मुझे अच्छे नंबर लाने, क्लासरूम के अंदर फर्स्ट आना है, अपने समाज के अकॉर्डिंग मुझे समाज के अंदर अच्छा दिखाना है ताकि हर कोई कह सके, ठीक है, कि ये तो फलाने का लड़का है, ये तो फलानी का लड़का है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो इमेज बनाना चाहता है जो बच्चा, तो वो बनाना चाहता है आपका कन्वेंशनल लेवल के अंदर, जब बच्चा समाज के अकॉर्डिंग नैतिकता को दिखाता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का और अच्छा लड़का बनने की, लड़की बनने की जब उम्मीद रखता है, ठीक है, ठीक है। नहीं लेवल 2 वन नहीं लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 के अंदर तो बच्चा ज्यादातर मार धाड़ वाले मोड में रहता है, ठीक, यानी नैतिकता उसके अंदर नहीं रहती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से, देखो क्वेश्चन बढ़िया है वाला, इसको ध्यान से पढ़ना। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में परिलक्षित होती है। बताओ 3 लेवल आपको दिए हुए, किस लेवल के अंदर परिलक्षित होती है वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बताइए नजर इसके ऊपर। देखिए यहां पर क्वेश्चन देखना, सामुदायिक कल्याण के लिए, ठीक है, यानी यहां पर बात हो रही है सोसाइटी की बात हो रही है, यानी जो आप लोग अपने चारों तरफ सोसाइटी देखते हो, यानी मेरे कल्याण के लिए बात हो जाए, कभी आपके यार दोस्तों के कल्याण के लिए बात हो जाए, समाज के कल्याण के लिए बात हो जाए, लेकिन कल्याण ऐसा हो जाए जो जो डेमोक्रेटिक हो। यही क्वेश्चन आपका जब सीटेट का एग्जाम पहली बार ऑनलाइन हुआ था तब भी ये क्वेश्चन आपका डेमोक्रेटिक रूप से पूछा गया था। अगर यहां पर डेमोक्रेटिक नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन बड़ा फंस जाता आपका, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रूप से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो डेमोक्रेटिक रूप से स्वीकृत होने चाहिए कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता होनी चाहिए। तो आपका हो जाएगा अब ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज हो जाएगा, वो स्टेज दिया हुआ लेवल हो जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आपका हो जाएगा। यहां पर बच्चा जितनी भी चीजें दिखाता है वो करता है जहां पर वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, समाज का इसके अंदर रोल नहीं होता। उसको लगता है समाज सही कर रहा है तो मतलब अगर उसको लगता है तो ठीक है, अगर उसको लगता है समाज गलत कर रहा है तो विरोध करता है, नहीं ये काम गलत है, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, काम इस प्रकार से होना चाहिए। समाज कहता है, फैमिली कहती है नहीं ये काम करना चाहिए, इसमें कैरियर के अंदर ये वाली ज्यादा संभावना है। बच्चा कहेगा क्यों करना चाहिए, मुझे तो ये वाला काम करूंगा, मुझे तो इसमें संभावना दिख रही है, मैं तो इसके अंदर अपना कैरियर बनाऊंगा। तो बच्चा फैमिली की बात नहीं मानेगा, नहीं मुझे तो मैं तो इसमें अपना कैरियर बनाऊंगा, ठीक है। तो बच्चा जो बेसिकली जो डिसीजन लेता है या बच्चे के अंदर जो जैसे नैतिकता पाई जाती है कि नहीं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो तो बेकार आदमी है, मैं नहीं करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, आप कहते रह जाओ। फिर फैमिली वाले उसको प्रेशर देते हैं, सुनाते हैं, कोई कोई तोड़ भी देता है। तो इस प्रकार से बच्चे का जो नेचर आपने देखा है ना, उसकी प्रवृत्ति देखी है, तो इस प्रकार की जो नेचर पाई जाती है वो आपका पोस्ट कन्वेंशनल वाले में जब पहुंच जाता है बच्चा तब उसके अंदर पाई जाती है। बेसिकली इस लेवल के अंदर तो बच्चा क्या वो जो किशोर होता है वो इतना मतलब हाई लेवल पर वो पहुंच जाता है कि इसके अंदर तो वो दूसरों के लिए अपना जान तक न्यौछावर देने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं इसके लिए पता है किसको मानता हूं, भगत सिंह जी को। मतलब उन्होंने अपने देश के लिए इस वाले लेवल के अंदर ये डिसाइड कर लिया था कि अपने देश को आजाद कराने के लिए मुझे अपनी जान भी देने की पड़ गई तो भाई मैं दे दूंगा, यहां तक उन्होंने सोच लिया था। बट समाज क्या बोल रहा था, जैसे महात्मा गांधी जी हुए जो दूसरे और थे कि हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, हर कोई इसी बात को बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि भाई देश ऐसा आजाद नहीं होगा हिंसा से, ठीक है, मुझे नहीं चुनना है वाला रास्ता, मैं तो अपने तरीके से डिसीजन लूंगा, मेरा तो अपना तरीका है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे तो अपने देश को आजाद कराना है। तो समाज के हिसाब से नहीं चले,
तो उनका अपना तरीका था, अपने हिसाब से चले, और अपने हिसाब से चलने के बाद ही उन्होंने जो डिसीजन लिए, जो कदम लिए, वो आपके सामने है। ठीक है, तो मतलब एक जो क्रांतिकारी जो फैसला करा उन्होंने इस वाले लेवल के अंदर करा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, थर्ड आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और ऐसे क्रांतिकारी कोई कोई देखने को मिलते हैं आज की अंदर, तो अगर किसी को कह देना कि उसका हाथ पकड़ के भी आजा, किसी की मदद करने चल रहे हैं, वो डर जाएगा, मैं क्यों करूं भाई मदद, और इन्होंने तो हमारे देश के लिए जान दे दी थी। ठीक, तो भाई ऐसे आदमियों को याद कर लिया करो। ठीक है, कभी कभी तो साल में उनके कम से कम जन्म दिवस पे याद कर लिया करो। चलिए बढ़ते भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, नजर डालते हैं नेक्स्ट पर। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चे के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होता है, वो आपको बताना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, नजर डालिए इसके ऊपर, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से आंसर। ठीक है भाई, सरफरोशी की तमन्ना अब है दिल में, देखना है कि इतना सीटेट में मेरे गुरुदेव साथ है। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा भाई आपका, देखो सीधा आ रहा है, दंड से बचने हेतु आज्ञाकारिता, यानी पनिशमेंट एंड ओबिडेंस की बात आ रही है, दंड और आज्ञा पालन की बात आ रही है। जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल होता है ना, प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर बेसिकली जो बच्चा नैतिकता दिखाता है ना, वो नैतिकता इसलिए दिखाता है, या तो सजा की वजह से नैतिकता दिखाता है, या फिर आपका आज्ञा पालन की वजह से नैतिकता दिखाता है। क्या दिखाता है, आज्ञा पालन की वजह से बच्चा बेसिकली यहां पर नैतिकता दिखाता है। सजा की वजह से बच्चा नैतिकता कैसे दिखाएगा, इस वाले काम को ये कर लो, घर घर के अंदर मेहमान आ रहे हैं, उनसे तुम्हें नमस्ते दुआ सलाम करनी है, अगर नहीं करी तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, तो बच्चा जाते ही पैर छुएगा, नमस्ते करेगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चे ने नैतिकता दिखाई। या फिर आज्ञा पालन की वजह से, नहीं बड़े है, बड़ों का मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए उनकी, इसलिए बच्चा नैतिकता दिखा रहा है। वरना बच्चों को कोई मतलब नहीं है, घर के अंदर प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए तो आ जाए, बच्चा अपने खेल कूद के अंदर मस्त रहेगा। लेकिन इन दो फैक्टर की वजह से बेसिकली यहां पर बच्चा नैतिकता दिखाता है, जो होता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर होता है। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और व्यक्तिगत रूप नहीं है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है कि सिर्फ समाज तय कर सकता है। तो जब सिर्फ समाज तय कर सकता है तो कौन सा लेवल हो जाएगा, तीन में से कन्वेंशनल लेवल, जिसमें बच्चा समाज के अकॉर्डिंग नैतिकता को दिखाता है। तो कन्वेंशनल लेवल के अंदर दो कौन सी स्टेज आ जाती है, दो आ जाती है, गुड बॉय और गुड गर्ल की। तो गुड बॉय और गुड गर्ल के अंदर बच्चा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा इसके अंदर और कौन सी आ जाएगी, ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यानी जब बच्चा समाज के नियमों को मानता है। इसमें कहता है जब समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, सिर्फ समाज तय कर सकता है, समाज ने नियम बना दिया कि भाई ये नियम है और समाज पर आपको इस रूल को मानना पड़ेगा। समाज ने नियम बना दिया कि भाई आपका एग्जाम है, 150 में 90 नंबर लाने हैं, 90 नंबर जो नहीं लाएगा वो फेल माना जाएगा। ठीक है, तो समाज ने जब ये नियम बना दिए, उस नियमों को पालना ये आपका काम है, और उसको पास करके ही उसको उतने नंबर ला के आपकी बात बनेगी, आपका नंबर पास होगा। तो जब समाज के नियमों के अकॉर्डिंग आप लोग काम करो तो वही आपकी क्या मानी जाएगी, नैतिकता मानी जाएगी। अगर कोई ये सोचेगा अरे छोड़ समाज के नियमों को नहीं मानेंगे और हम तो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जिएंगे, ठीक है, या एक काम करेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे अरे छोड़ हम तो कॉपी उसको पेपर को अपना लीक करा के काम कर जाएंगे, तो वो क्या काम कर रहा है, फिर वो बच्चा नैतिकता को तोड़ रहा है। अब अगर उसने बच्चा नैतिकता को तोड़ रहा है, इसका बताओ फिर ये कौन सी स्टेज के अंदर आ जाएगा। अगर बच्चा यहां पर समाज के नियमों को तोड़ रहा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता, 150 में से 90 नंबर मैं नहीं लाना चाहता, मैं तो ज्यादा लाना चाहता हूँ, 130-40 लाना चाहता हूँ, और मैं तो पेपर लीक करूंगा, तो बताओ फिर वो कौन सी स्टेज के अंदर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बच्चा समाज के नियमों को मानना है तो थर्ड के अंदर आ जाएगा। अगर समाज के नियमों को तोड़ना चाहता है तो कौन सी के अंदर आ जाएगा, वो बताओ जरा इसके अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है भाई। निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है, क्या वर्णित किया गया है। पहला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। देखो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, सटीक आंसर बैठ गया बिल्कुल आपका। इसमें बच्चा क्या काम करता है, पहले ही मतलब जो आपके नियम रहते हैं समाज के उनको तोड़ देता है। उसमें क्या काम करता है बच्चा, बच्चों को ऐसा लगता है
कि भाई सीटेट के अंदर घर वालों ने कहा हुआ है अगर तेरे 130 नंबर नहीं आएंगे ना तो तू आज से हमारा बच्चा नहीं है, हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे, 130 तुझे लाने ही लाने हैं। बच्चा सोच रहा है यार खूब पढ़ लिया, खूब मेहनत कर ली, मेरे बस की नहीं है, अब समाज के नियमों को तोड़ दूंगा भाई, मैं कुछ जुगाड़ करूंगा। तो बच्चे ने उठा लिया, उल्टा सीधा स्टेप उठा लिया, तो उसने बेसिकली समाज के नियम तोड़ दिए। जब बच्चा समाज के नियम तोड़ दे, ठीक है, तो समाज के नियम तोड़ना आपका आ जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आ जाएगा। यानी समाज के नियमों को नहीं मानता, जो उसको ठीक लगता है उसको बच्चा यहां पर मानता है। समाज ने तो कह दिया 150 में से 90 नंबर लाओगे तभी सीटेट में पास माना जाएगा, लेकिन घर वालों ने कह दी हम तुझे अपना बच्चा नहीं मानेंगे, ठीक है, अगर तू सीटेट में पास नहीं हुआ, 130 नंबर नहीं लाया, हम नहीं मानेंगे। तो यहां पर बच्चे ने क्या काम करा? कर देते हैं दूसरा वाला काम, ठीक है। तो समाज के नियमों को तोड़ना आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आ जाएगा कि मैं नहीं सुनूंगा समाज की, समाज ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, मैं तो अपने तरीके से अपनी गाड़ी को चलाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर आपका आ जाएगा। जैसा आपने एक एग्जाम्पल में आपका देता हूं, जैसे अगर ये कहा जाता है जैसे रेड लाइट हो रखी है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल सबसे सटीक बैठता है, जैसे मान लीजिए रेड लाइट हो रखी है, ठीक है, रेड हो रखी है, ग्रीन हो रखी है और येलो हो रखी है। अब देखिए मान लीजिए समाज ये कहता है, समाज ने नियम बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने नियम बनाया हुआ है कि जैसे ही रेड लाइट हो जाए तो रेड लाइट पर रुकना चाहिए। तो बच्चा जब कन्वेंशनल लेवल के अंदर होता है, सोशल ऑर्डर पर रहता है, तो बच्चा रुक जाएगा और अपने साथ के अंदर कोई उसका पेरेंट्स भी रहेगा, मम्मी पापा रहेगी कि पापा गाड़ी रोक लो, ठीक है, लाल बत्ती हो गई है, ठीक है, तो गाड़ी को रोक लेगा। बट अगर मान लीजिए रेड लाइट के उस पार कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और बेचारा कोई तड़प रहा होगा, तो अगर वहां पर कोई बच्चा होगा या कोई आदमी भी होगा तो रेड लाइट के नियमों को पालन करेगा या रेड लाइट को तोड़कर उसको वहां जाकर उसकी जान बचाएगा, उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। तो आदमी क्या काम करेगा? रेड लाइट के नियमों को तोड़ देगा, यानी कि समाज के नियमों को तोड़ देगा। कौन सी स्टेज थी आपकी? जो पहली वाली स्टेज थी सोशल ओरिएंटेशन वाली, समाज के नियमों को तोड़ देगा। अरे अब बाहर में जाए रेड लाइट, मुझे जाकर दूसरे की जान बचानी है, ठीक है, तो समाज के नियमों को तोड़ देगा यहां पर बच्चा, ठीक है। तो आपकी ये फर्स्ट वाली हो जाएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन हो जाएगी, जिसमें बच्चा समाज के नियमों को तोड़ देता है, तो आपकी फर्स्ट वाली हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अगला आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नूरी इस तर्क, क्या तर्क दिया हुआ है भाई? हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, इसके आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्माण लेती है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है, वो आपको बताना है। सिंपल सा है, हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। बता, ये तो सिंपल है, समाज की बात हो रही है, समाज के नियमों की पालन की बात हो रही है, किसके अंदर हो जाएगा? बताओ जल्दी से, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा आपका कन्वेंशनल, जब आपका बच्चा समाज के नियमों के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें तो बताने के लिए कुछ था ही नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, सीटेट के एग्जाम में आते हैं, चाहे आपके ऑनलाइन में आए चाहे ऑफलाइन के अंदर आए, बेसिकली आपके इन स्टेज से पूछे जाते हैं। एक आपको सिचुएशन बना के दे दी जाएगी, जैसे आपको ये दे दी या कुछ और सिचुएशन बना के दे दी, और फिर उसमें पूछा जाएगा पर्टिकुलर कौन सी लेवल या पर्टिकुलर कौन सी स्टेज का दिया हुआ है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसा आप लोग देख भी रहे हो, अब मुझे ये तो पता नहीं कौन सी शिफ्ट के अंदर ये पूछे हुए, बट जितने भी आपकी शिफ्ट के अंदर पूछे हुए, तो आप लोग देख रहे हो कि मतलब एक सिचुएशन बना के इस तरीके का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। नियमों को उन्होंने फिक्स मान लिया कि भाई ये नियम है और इन नियमों को हमको फॉलो करना है। अब बताइए किस स्टेज के अंदर मानते हैं, वो आपको बताना है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस बिल्कुल मानते हैं। वो ये मान लेते हैं कि अगर हमने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आए और मेहमान आने के बाद अगर हमने उनसे क्या नहीं करा, उनसे नमस्ते नहीं करी, तो नमस्ते नहीं करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? हमको मिलेगी सजा मिलेगी, ठीक है। और वो क्या है हमसे? वो हमसे बड़े है और बड़ों का हमको क्या करना चाहिए? आदर सत्कार करना चाहिए, ठीक है। उनकी क्या करनी चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ नियम है और नियम बच्चों ने अपने माइंड के अंदर फिक्स किए हुए, ठीक है। और ये किसकी वजह से बच्चा दोहराता है? ये बेसिकली बच्चा दोहराता है क्योंकि ये चीज उसको बताई गई है, समझाई गई है, वरना ये नैतिकता बेसिकली बच्चा बचपन से लेकर नहीं आता, जन्म से लेकर नहीं आता। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपकी नैतिकता होती है
जो नैतिकता होती है ये जन्मजात नहीं होती है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि जो नैतिकता होती है ये बाय बर्थ यानी कि जन्मजात नहीं होती है। जो आपके अंदर ये नैतिकता होती है ये बेसिकली आपका जो एनवायरमेंट होता है, वातावरण होती है, उससे बच्चा इसको एक्वायर करता रहता है। एनवायरमेंट के अंदर नैतिकता देखने को मिलती है तो बच्चा खुद भी नैतिकता को एक्वायर करता है, सीख जाता है, अच्छे काम करता है। नैतिकता नहीं पाई जाती खुद भी ऐसी बन जाता है। फिर ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है भाई, बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो आप लोग कोर्स से संबंधित चीजें पूछते हो, ठीक है, कोर्स आपको सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर मिलता है, और जो भी आपका कुछ क्वेश्चन रहता है वो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कर दिया करो। ठीक है, उसी पर आपकी जो क्लासेज है, जो भी आपका मटेरियल रहता है वो सब उसी पर आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। यार आलोचनाएं मैंने सभी आपको बता दी, ठीक है, कि कैसे उन्होंने जेंडर वाइज करा। लेडीज होती है तो क्या सोचती है, फीमेल होती है तो वो सोचती है केयर पर्सपेक्टिव से सोचती है, जो मेल होते हैं वो जस्टिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। कल्चर डिफरेंस को कैसे इन्होंने महत्व नहीं दिया, ठीक है, वरना कल्चर डिफरेंस भी देखने को मिलता है, तो लेकिन कल्चर डिफरेंस को इन्होंने महत्व नहीं दिया। तो कुछ प्रकार के इनकी आलोचनाएं पाई गई जो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो आलोचना देखते हैं क्या दिया हुआ है, यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है, तो भाई ये आपका गलत है। ठीक है, यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, बिल्कुल सही बात है। क्या काम करता है, सांस्कृतिक कारकों और जो जेंडर होता है उसके प्रभाव की अवहेलना करता है। ठीक है, यानी उनको ज्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि ध्यान देना चाहिए। अगर इनको भी ध्यान देंगे तो शायद कुछ और रिजल्ट निकल कर आते हैं आपके नैतिक विकास सिद्धांत से। तो आंसर नंबर सेकंड यहां पर आपका सी हो जाएगा, जो इस सिद्धांत की आपकी क्या थी, आलोचना थी। ठीक है, यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चे के सहभागी अवलोकन का उपयोग करता नहीं, यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है, गलत, निश्चित क्रम देता है आपका। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, कोलबर्ग साहब के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइंज दुविधा, ठीक है, कौन सी दुविधा, हाइंज दुविधा। क्या दुविधा थी हाइंज की, पता आपको? यार मैं दवाई कैसे लेकर आऊं, चोरी करूं या अपनी वाइफ को मरते हुए छोड़ दूं। तो ये थी आपकी हाइंज की दुविधा, जो मैंने इनकी स्टोरी आपको बताई। ठीक है, हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थितियों में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? रूही ने बोल दिया गलत बात है, उसकी लॉरेंस कोलबर्ग की वाइफ मर जाए तो मर जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोरी करना गलत बात होती है। तो यहां पर जो रूही है बेसिकली जो फॉलो कर रही है वो समाज के नियमों को फॉलो कर रही है। समाज के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर या उसके स्कूल वगैरह के अंदर उसको बता दिया कि चोरी करना गलत बात होती है। ठीक है, अब रूही ने कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर फिट कर लिया कि चोरी करना गलत बात होती है, चाहे कैसी भी हो, वो चोरी तो चोरी होती है। ठीक है, तो यहां पर रूही उसी बात को कह रही है कि हिंज ने चोरी करके गलत काम करा। तो कौन सा लेवल हो जाएगा आपका? कन्वेंशनल लेवल, जहां पर बच्चा किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, अपने समाज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, तो कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। और कन्वेंशनल लेवल के अंदर कौन सा हो जाएगा आपका? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन हो जाएगा, यानी कि जहां पर बच्चा समाज के नियमों के अकॉर्डिंग चलता है। आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका थर्ड आंसर यहां पर सही। आज आपका कोलबर्ग खत्म है और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कोलबर्ग के लिए, पूरा टोटली खत्म है आपका। ठीक है, और इसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे और इससे बाहर नहीं जाएगा आपका पूरा का पूरा कोलबर्ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी। ठीक है, क्रेयोन आपने देखा है ना, जो आपके कलरफुल आपके पेन ऐसे रहते हैं, लाल पीला नीला हरा सा, फिर उनसे हम लोग स्केच बनाते थे इस तरीके से, दीवार पर भी चला देते थे, किसी के हमने तो मुंह पे भी चलाए हुए। ठीक है, इस तरीके से, हालांकि चलते नहीं थे, तो क्रेयोन रहते थे ऐसे रंग बिरंगे कलर से। क्रेयोन देगी तो वह भी उसे एक क्रेयोन देगा। ठीक है, यानी कि टिट फॉर टेट वाले की जो अब अवस्था है वो देखने को मिल रही है कि एक क्रेयोन तू दे, एक क्रेयोन मैं तुझे दूंगा, एक खाने का नाश्ता तू मुझे दे, एक मैं तुझे अपना खाने का नाश्ता दूंगा। ठीक है, या फिर किसी ने मेरा एक मार दिया तो मैं तेरे दो मारूंगा। तो इस प्रकार की जो आपकी ये स्टेज है, टिट फॉर टेट वाली स्टेज, कौन सी? टिट फॉर टेट वाली, टिट फॉर टेट वाली जो स्टेज है, जैसे को तैसा, कैसे? जैसे को तैसा वाली स्टेज, जैसा तुम मेरे साथ करोगे, अच्छा करोगे मैं तो अच्छा करूंगा, बुरा करोगे तो मैं बुरा करूंगा।
ये वाली यहाँ पर बेसिकली स्टेज पूछ रहा है, ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो सके, ठीक है, अच्छे में भी और बुरे में भी। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर यहाँ बेसिकली बच्चा है? तो भाई सीधा आंसर लगा दो। कौन सी स्टेज होती है आपकी? इंस्ट्रूमेंटल प्रपोज ओरिएंटेशन, यानी कि अभिविन्यास, यांत्रिक अभिविन्यास वाली आपकी। आंसर नंबर फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो आपको किसी ने गाली दे दी, तो गाली देने के बाद आप उसको गाली दोगे या छोड़ दोगे उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप फंस जाओगे, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जैसे मान लो आपको कोई गाली देता है और आप कहीं काम पर जा रहे हो और आपने गाली दे दी, तो वहां पर लड़ाई हो जाएगी, तो समझ लेना कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो चुका है, ठीक है। तो अब उस स्थिति में आप क्या काम करोगे? अगर आपने गाली दे दी तो समझ लो भाई आप लोग इस वाली स्टेज पर अभी हो, यानी आपके अंदर